मैं वेलकम करता हूं आपको पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड ओडीआई के प्रीव्यू के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंडीशंस ऑफ द शेर बंगला स्टेडियम, अबाउट द स्टैट्स ऑफ द शेर बंगला स्टेडियम, अबाउट द बैटिंग, अबाउट द लाइनअप दैट पाकिस्तान शुड बी प्लेइंग एट द नेक्स्ट ओडीआई, और पाकिस्तान की कुछ गलतियां जो पाकिस्तान को अगले मैच में नहीं दोहरानी चाहिए। ये मैच कल खेला जाएगा दोपहर के 1:15 शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और हमें इस मैच के हवाले से मतलब हमारे लिए थोड़ा सा डू एंड डाई तरीके से मैच है, क्योंकि हमारी सीरीज़ ऑन द लाइन लगी हुई है कि अगर हम ये वाला मैच हारते हैं तो वी विल बी लूजिंग द मैच, और वी हैव टू विन दिस मैच। और मतलब बांग्लादेश से हारना एक काफ़ी थोड़ी सी बेइज्जती वाली फीलिंग होती है, ज़ाहिर है, क्योंकि बांग्लादेश इज़ अ 10th रैंक टीम इन वनडे क्रिकेट और आप चौथी नंबर पे हो। तो मेंटेनिंग योर रैंकिंग इज़ नॉट दैट, मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप मेंटेन करने जाओ अपनी रैंकिंग, आपको बिल्ड करनी चाहिए टीम। बट राइट नाउ आपको एक डिफरेंस ऑफ रैंकिंग है अच्छी खासी बिटवीन यू एंड बांग्लादेश, और आप जिस तरह से मैच हारे हो अगेंस्ट बांग्लादेश, इट्स हाई टाइम कि यार आप उनको जवाब दो और अच्छा मैच हराओ उनको। तो अगर हम थोड़ी सी मैच के हवाले से बात करें कि कल की हमें मैच में कंडीशंस क्या मिल सकती हैं, तो हमें इफ़ वी सी के यार शेर बंगला की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 53% ऑफ द टाइम के जब जिस कैप्टन ने टॉस जीता है उसने पहले बॉलिंग ही ली है। वो तो हमारी अक्लमंदी थी ना कि हमने पहले बोला कि हम बैटिंग करेंगे। हमने ओवर कॉन्फिडेंस जताया, या तो फिर हम थे इतने बेवकूफ़ कि हमने बोला हम तो बैटिंग ही करते हैं। आई डोंट नो, बट काफ़ी बेवकूफ़ाना डिसीजन होता। हम मतलब होता क्या, हमने किया भी है वही ना, और हमने उसके रिजल्ट्स देख लिए कि हम 114 रन पे ऑल आउट हो गए, और वो भी उसके अंदर भी 37 रन लास्ट विकेट के थे ऑलमोस्ट फ़हीम अशरफ के। तो दैट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, और मतलब एक वो होता है कि मतलब हमें ये चीज़ बता रही है कि हमारी बैटिंग लाइनअप्स के अंदर थोड़े से फ्लॉज हैं जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर हम शेर बंगला की बात करें तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ विकेट्स के अंदर फास्ट बॉलर्स ने थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट किया है। बट इससे ये नहीं पता लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा पेस फ्रेंडली विकेट है। ये सिर्फ विकेट्स के अंदर है। अगर हम इकोनॉमी के वाइज देखें तो स्पिन इज़ हैवी, मतलब स्पिन ने इकोनॉमी को बहुत अंडर कंट्रोल किया हुआ है। मतलब मिडिल ओवर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपके स्पिनर्स की, क्योंकि वो ही आपका जो स्कोर है वो कंट्रोल करके रखेंगे इन द स्टेडियम। क्योंकि स्पिन होता है, पुराना बॉल है, सॉफ्ट हो जाता है जब बॉल, तो इट कम्स मतलब एक वो स्पिनर के लिए ग्रिप करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ओल्ड बॉल जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तभी उसका ग्रिप होता है और वो फिर ब्रेक भी होता है अच्छा खासा। और अगर आप सेकंड इनिंग्स की बात करो ना, तो सेकंड इनिंग्स के अंदर बेशक बॉल सॉफ्ट हो या ना हो, मतलब बॉल सॉफ्ट होता भी नहीं इतना आसानी से उसके अंदर। तो उसका एक तो बॉल गीला होता है ड्यू टू द हैवी ड्यू, और शेर बंगला काफ़ी ज़्यादा फेमस है ड्यू टू इट्स ड्यू के, मतलब वो सेकंड इनिंग में उसके अंदर अच्छी खासी ड्यू आती है, और टीम्स डू नॉट प्रेफर टू टू बॉल टू बैट फर्स्ट, आई थिंक। और अगर ये डे गेम होता तो ये इवन कंडीशंस होती काफ़ी हद तक, लेकिन चूंकि ये एक डे नाइट गेम है तो आई थिंक ये बैटिंग फर्स्ट को ज़्यादा सूट नहीं करेगा। बॉलिंग फर्स्ट विल बी अ ग्रेट एंड अ गुड थिंग टू ऑप्ट फॉर। अगर हम इसके बाद बात करें हमारी गलतियों की जो हमने पिछले मैच में करी है, अब आई थिंक कि हम बहुत ज़्यादा ना आधा तीतर और आधा बटेर वाले कॉम्बिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशलिस्ट पे जाना होगा। मैंने कुछ भी मुझे लगता था कि यार माइक हेसन जो ये ऑलराउंडर्स की स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं, दैट्स ओनली फॉर टी T20 क्रिकेट ना। मतलब जाहिर है वहाँ चल जाता है, वहाँ पे आपको मतलब अगर आप दुनिया भर की लीग्स देखोगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर्स ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि दे आर मतलब फ्रेंचाइज को वो ज़्यादा प्लेयर चाहिए होता है जो कि बॉलिंग भी कर ले और इक्वली वेल बैटिंग भी कर ले। तो आप देखते हो कि शादाब खान बिकते हैं, वो तो खैर आज 100 में भी नहीं बिके, अल्लाह का शुक्र है नहीं बिके। मतलब फिर वो वहाँ बिक जाते तो वो बोलते मैं तो यहाँ इतने में बिका हूँ, और 2-4 साल नाजिल हो जाते हैं यहाँ पे। और बैक टू द टॉपिक कि हाँ, वैसे अगर हम
बात करें, अगर हम 100 की बात कर ही रहे हैं तो अबरार अहमद बहुत बहुत बड़ी हेडलाइन बना के आए हैं अबरार अहमद के। वो सनराइजर्स आई थिंक लीड्स ने उनको पिक किया है। उनकी ओनर थी काव्या मरन। आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर और वो भी अबरार अहमद, जिन्होंने ट्वीट्स लगाई थी ऑफ होल्डिंग अ कप, मतलब वो बेसिकली वो वॉर वाली चीज़ को ट्रिगर कर रहे थे इन दी इंडियंस। तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई। दूसरी तरफ ट्विटर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अबरार अहमद, सनराइजर्स बाइकॉट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि एक पाकिस्तानी प्लेयर पूरे 1.5 अरब इंडियंस की ईगो को कैसे हर्ट कर लेता है। मतलब उसने हर्ट किया तो काव्या मरन भी बुरी हो गई, सनराइजर्स भी पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी बुरी हो गई। वो अभी मैं देख रहा था कि उनकी शक्लों को मिटा के और अजीब तरीके से उसको करके लोगों ने लगाया हुआ, वहीं के इंडिया इंडिया के पेजेस ने लगाया हुआ। तो और मतलब उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दी कि सनराइज़र्स को तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, इनकी ओनर ऐसी हैं, फलाना ऐसा है। तो आई थिंक बहुत ही मतलब जो ये लोग चाहते हैं कि सब इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो कि होने से नहीं रहा ना। मतलब एक बंदे की ओपिनियन या तो येस में होगी या तो नो में होगी, आपके अगेंस्ट होगी या तो आपके सपोर्ट में होगी। लेकिन ये चाहते हैं कि आप हर दफ़ा इनकी सपोर्ट में ही रहो। अगर आप इनकी अपोजिशन में चले गए इनसे, तो ये आपको गालियाँ भी देंगे, या आपको नीचे भी खींचेंगे, या आपको बुरे बुरे नामों से भी पुकारेंगे। तो इनका कोई हल नहीं है। बहुत ही फालतू लोग हैं, और हर कोई फालतू नहीं है वहाँ पे। कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, ये सारे मतलब एक अक्यूमुलेटिव एक ग्रुप है जो कि एक एजेंडा पे चलता है, दैट इज़ पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान एजेंडा, जो भी आप बोलना चाहो, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट फीड हुआ हुआ है। मतलब वो फीड करता है लोगों को, यार ये वो हैं, और फॉल्स न्यूज़ फैलाता है बिल्कुल। मैं तो इस पे जा भी नहीं रहा कि पाकिस्तान हारा, जंग जीता, जंग हारा, छोड़ो उस बात को। अरे इनकी कितनी जलती है यार उसके बाद। मतलब वो सिर्फ जस्टिफाई करने में कि पाकिस्तान ये करता है वो करता है, आप उनके सिर्फ नाम बिगाड़ते रहते हो। आप आर्मी बचाते रहते हो, आर्मी के नाम बिगाड़ते रहते हो, आप प्लेयर्स के नाम बिगाड़ते रहते हो। मतलब क्या हासिल क्या होता है इन चीज़ों से? कुछ भी नहीं हासिल होता। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही मैटर करेगा जो है, और वो हम सबको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। चले बैक टू द टॉपिक। अगर हम बात करें कल के मैच की, तो हमने मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स की स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं। और आई सपोज कि फ़हीम अशरफ, इवन दो ही स्कोर्ड अ लॉट, मतलब आई थिंक हाईएस्ट रन स्कोरर था वो उस इनिंग का। आई थिंक ही कैन बी ड्रॉप्ड बाय सीइंग द कंडीशंस। या तो आप एक एक्स्ट्रा सीमर लेकर आओ, हारिस रऊफ, या फिर आई डोंट रिमेंबर कोई एक्स्ट्रा सीमर और कोई लेकर गए हो, आप नहीं गए। या फिर आप एक स्पिनर फैसल अकरम को अंदर लाओ, ये साद मसूद को लाओ, या तो फैसल अकरम को लाओ। आई थिंक पहला हक जो है वो फैसल अकरम का बनता है। उसने पहले डेब्यू भी किया है, आई सपोज के उसको पहले आपको टेस्ट करना चाहिए। और मतलब टेस्ट भी करना क्या चाहिए, खिलाना चाहिए। ही इज़ टेस्टेड, मतलब उसको आपको पता है कि उसका एक फर्स्ट क्लास का अच्छा अच्छा रिकॉर्ड है। लिस्ट ए में भी उसने अच्छा किया हुआ है। और आपने जो उसका आखिरी मैच खिलाया था, ही बोल्ड ब्यूटिफुली। मतलब उसने जिस तरह उसने आउट किए थे, एक स्पिनर की जो ड्रीम डिलीवरी होती है कि वो फ्रंट फुट से बैट्समैन को आउट करे। फ्रंट फुट पे आए बैट्समैन, यानी वो रैटल करे मिडिल, टॉप ऑफ मिडिल, टॉप ऑफ ऑफ को आए थे, वो वहीं से डंडा उड़ा दे उसका। दैट मतलब उसने बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग की थी। और आई सपोज कि अगर मैं अपनी लाइनअप पे जाऊँ, तो आई वुड बी जस्ट स्टिकिंग विद द सेम लाइनअप। मैं सिर्फ एक ऑलराउंडर को निकाल के एक स्पेशलिस्ट पे जाऊँगा। या तो ये हुसैन तलत को निकालेंगे, या तो ये फ़हीम अशरफ को निकालेंगे। आई वुड गो कि यार आप फ़हीम अशरफ को हटा सकते हो तो हटाओ। मतलब ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, ही नेवर अंडर परफॉर्म्ड। मतलब उन्होंने पिछले मैच में भी ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर। और नए बॉल से शुरू करना उनसे वॉज अ इलॉजिकल डिसीजन। 114 रन थे, यू कांट डिफेंड विद फ़हीम अशरफ बॉलिंग द फर्स्ट सेकंड ओवर विद द न्यू बॉल। मतलब अगर आप उसको फर्स्ट चेंज में भी लाते ना, तो शायद कहीं ना कहीं समझ आ जाता। बट आप उसको पहला पहला स्पेल मतलब उन्हीं से करवा रहे हो, फ़हीम अशरफ से, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो आई थिंक कि फ़हीम अशरफ को ही बैठना चाहिए। एंड अगेन ही डिड नॉट परफॉर्म बैड, मतलब ही वॉज अ गुड परफॉर्मर एंड ही वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द प्रीवियस ओडीआई। बट जगह की बात है। मतलब आप शाहीन अफरीदी को तो बैठा नहीं सकते, वो तो कप्तान साहब ईगल
कटे हुए पर वाली ईगल जो हमेशा रिव्यू ले लेते हैं भाई साहब, और उसके अलावा क्या ही बोला जाए उनके उनके हवाले से। तो या मतलब हमें या तो एक स्पेशलिस्ट सीमर डालना चाहिए या तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डालना चाहिए। स्पेशलिस्ट सीमर की बात करें तो आई थिंक कि आपके पास हारिस रऊफ से बेटर ऑप्शन अभी नहीं है फ़िलहाल। और जिस तरह की कंडीशन है साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन, जैसे अतहर अली खान ने कहा था कि बांग्लादेश रेप्लिकेट करना चाह रहा है साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को, तो आई थिंक कि हारिस रऊफ वुड बी अ बेटर चॉइस, वुड बी आई थिंक एन आइडियल चॉइस फॉर एनीथिंग। अगर वो अपनी ट्रेडिशनल विकेट्स स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बजाना चाह रहे हैं तो फिर आप फैसल अकरम को आप इंक्लूड कर सकते हो विद अबरार। एंड लास्टली मुझे एक और सजेशन चाहिए था आप सबसे कि मुझे अपने कुछ सेटअप के अंदर अगर कुछ अपग्रेड करना है तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं कुछ कैमरा अपग्रेड करूँ, क्या मैं कोई माइक अपग्रेड करूँ, या फिर कोई वीडियो या फिर कोई लाइटिंग अपग्रेड करूँ। तो बस मुझे थोड़े सजेशंस चाहिए आपसे, या फिर मैं कोई मतलब एनीथिंग दैट यू थिंक कि मुझे बेहतर करना चाहिए, आप मुझे कमेंट से बताओ ताकि मैं उस पर काम करूँ थोड़ा सा, और मैं उस पर रिसर्च करूँ कि यार मुझे ये सब कुछ किस तरह हो सकता है मेरे लिए। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे वीडियो मैच के फ़ौरन बाद, जो भी रिजल्ट आता है इंशाल्लाह हम फ़ौरन मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।